बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़े अहम केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम इजलास हुआ। 190 मिलियन पाउंड के केस की भी बड़ी अहम समाअत थी, उसके मुतल्लिक बात करने जा रहे हैं। आज फुल कोर्ट यानी कि 13 रुकनी जो एक इजलास था सुप्रीम कोर्ट में, वो आज मुनक़्क़िद किया गया और मुशावरत की गई कि जो केस चल रहा है जिसका फैसला महफूज किया गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की स्पेशल सीट्स का, उस हवाले से जो है वो तमाम जज साहबान ने, तमाम बेंच ने आपस में मुशावरत की और हो सकता है ये जराए बता रहे हैं कि शायद कल तक जो है इस केस का फैसला सुना दिया जाए। बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के दस्ते रास और उनके सबक वफाकी वज़ीर और वज़ीर आला KP के परवेज़ खट्टक ने आज अपने 190 मिलियन पाउंड में भी जो है बयान कलमबंद करवा दिया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है इस केस में और हो सकता है कि इस केस के में आगे चल के जो है बहुत जल्द कोई फैसला भी आ जाए। इस पर बात करेंगे और निकाह केस भी ज़ेर समाअत है, उस पर भी बात होगी। जो सियासत चल रही है इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे परवेज़ संदेला साहब, मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है इनका। परवेज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का, तहरीक इंसाफ से आपका तल्लुक़ है। सर कमरान साहब आपका तल्लुक़ है पार्टी से, आपका शुक्रिया। तैमूर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर आज बड़ा अहम, एक तो आप वकील भी हैं और आज 13 रुकनी जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उसका बड़ा अहम इजलास भी हुआ। क्या समझते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो स्पेशल सीट्स हैं, चूँकि आपका तल्लुक़ भी तहरीक इंसाफ से, आप होपफुल भी हैं कि शायद आपको रिलीफ भी मिल जाए, उस पर भी ज़रा बताइएगा कि क्या फैसला आ सकता है और क्या फ़र्क क्या पड़ेगा पार्लियामेंट में? देखिए, सिर्फ उम्मीद नहीं है या ख्वाहिश नहीं है, जो वहाँ पे सारी कानूनी बहस हुई है उसके बाद लगता तो नहीं है कि कोई और फैसला आ सकता है। फैसला एक ही है कि जिन लोगों को अभी नशिस्तें दी गई हैं उनकी वो नशिस्तें बनती नहीं हैं। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का एक कानून है, एक आइन की रूह है और उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद भी, उनके बयान और हैं और उनकी डॉक्यूमेंट्स कुछ और कहती हैं। वो ये कहते हैं कि जी ये अब तो ये बात आ गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जनवरी की जजमेंट थी उसकी शायद उन्होंने इंटरप्रटेशन तशरीह गलत की कि ये मान गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बेंच पे ये कहा है कि हमने ये तो नहीं कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी की तरह एग्जिस्ट नहीं करती, वो तो आपके साथ अभी भी रजिस्टर्ड है, वो तो सिर्फ एक बल्ले के निशान की बात थी। तो आपने कैसे रोका इनके उम्मीदवारों को अपने नॉमिनेशन पेपर PTI के तौर पे जमा कराने से, और उसके ऊपर आपने ROs को क्या इंस्ट्रक्शंस दी? तो इलेक्शन कमीशन वहाँ कुछ फंस गया। दूसरी बात, फिर अब SIC की तरफ आ जाते हैं। तो SIC की नहीं, जो पूरी सारी जमातों का जो एक टेबल इलेक्शन कमीशन ने नेशनल असेंबली को भिजवाया कि किस जमात की अब पार्लियामेंट में क्या पोजीशन है, उसमें ये सीटें सारी जो इस वक्त SIC की हैं वो SIC के नाम के आगे लिखी गई। फिर नेशनल असेंबली ने बाकायदा तौर पर जरताज गुल साहिबा को पार्लिमानी लीडर SIC का नोटिफाई किया। तो अब बेंच के आगे जो दो अहम सवाल हैं, मेरे ख्याल में ये चीज़ हम क्रॉस कर चुके हैं कि ये बाकी जमातों को सीटें नहीं मिल सकती। अब जो देखने की बात है कि इसके ऊपर वो क्या, जो बेंच है 13 मेंबर, वो क्या फैसला करता है कि ये सीटें SIC को मिलनी चाहिए। लोग खुद ही तो इंडिपेंडेंट हुए थे ना, ये भी तो नुकता उठाया गया कि अगर ये तहरीक इंसाफ के अंदर ही जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। क्यों उन्होंने पार्टी चेंज की, क्यों इंडिपेंडेंट हुए? नहीं, वो देखें यही चीज़ें वहाँ पे अदालत में बहस हुई इसके ऊपर और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। बेंच तो हमें लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा जिम्मेदार कर रहा है कि आपने ये कैसे ROs को इंस्ट्रक्शन दी कि ये लोग जो हैं वो आज़ाद हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं लिख सकते थे? बहुत सारे जो फॉर्म्स जमा वहाँ पे हुए, ज़्यादातर उन पे PTI लोगों ने लिखा है और फिर उनको वापस किए गए। देखें, एक उम्मीदवार जो है वो 4-4 भी नॉमिनेशन पेपर जमा कराता है, ठीक है। उन्होंने कहा जी क्लैरिटी नहीं थी, किसी में PTI लिखा, किसी में इंडिपेंडेंट लिखा, कईयों ने फिर वो वापस लेके दोबारा जमा कराए SIC लिखा, लेकिन ज़्यादातर इंडिपेंडेंट ही रहे। और फिर 3 दिन के अंदर आपने पार्टी को ज्वाइन करना है तो लोगों ने SIC ज्वाइन की। तो वो सारी कन्फ्यूजन जो है, बेंच ये हमें कहता नज़र आया है इलेक्शन कमीशन को कि ये इलेक्शन कराना, एक न्यूट्रल आर्बिटर के तौर पे रोल अदा करना तो आपका फ़र्ज़ है। आपने क्लैरिटी लानी थी इस मामले के ऊपर। अगर क्लैरिटी नहीं थी कि किस पार्टी से क्या ये आज़ाद हैं, क्या ये किसी के थ्रू जमा करा सकते हैं कि नहीं। लेकिन अब असल चीज़ ये है कि क्या ये सीटें SIC को मिलेंगी या PTI को मिलेंगी। एक तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो अब 3 दिन का अब क्लैरिटी ले आए कि जी तशरीह कर दें कि PTI एग्जिस्ट करती है पार्टी, और सब मेंबरान को कहें आपके पास 3 दिन है, आप 3 दिन में अब डिसाइड कर लें आपने किस पार्टी को ज्वाइन करना है। शायद मैम आप बताइएगा कि क्या कोई तब्दीली आ जाएगी बड़ी पार्लियामेंट के अंदर अगर ये सीटें फ़र्ज़ करें जैसे मलिक साहब कह रहे हैं कि हमें मिल जाएंगी, तो क्या बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी पार्लियामेंट में?
मैं समझती हूँ जावेद साहब कि एक फैसला आने वाला है। हाँ। फैसला आ जाए तो उस पर तबसरा करें तो अच्छा लगेगा। अब वो जो है ना कोई प्रेडिक्शंस वाली बात तो नहीं रही। ज्यादा बेहतर चीज होती है ना वो हमेशा इंट्रोस्पेक्शन होती है। हम तो दलाइल पे जो है बात कर रहे हैं कि जो दलाइल हुए जो चीजें सामने जी जो इंट्रोस्पेक्शन होती है कि हम ये देखें कि गलती हुई कहाँ से, खामी क्या थी और आइंदा इस किस्म की गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। देखिए गलतियां तो मैं समझती हूँ सबसे बड़ी गलती तो आरटीएस सिस्टम से स्टार्ट हुई, बदतरीन धांधली की बुनियाद डाली गई, फिर उस धांधली को सेलिब्रेट किया गया, फिर आज जिन बातों पे तनकीद हो रही है वही तर्ज अपनाया गया। उसके बाद अब ये देखें बात ये है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ जमहूरियत का तसलसल चाहती है, पार्लियामान को मजबूत देखना चाहती है, इक़्तिदार का हसूल हमारा वाहिद जो है ना ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ, हमें जहाँ पे मौका मिलेगा हम वहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ लाके लोगों को सर्व करेंगे। मैं नहीं समझती, हाँ ये ज़रूर है कि ठीक है अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाएँ तो दे विल हैव अ गुड नंबर, और अगर ये समझते हैं कि जी इनकी नहीं बनती तो अभी इतना एक सेंसिटिव मसला है कि इतने दलाइल हो चुके हैं, एक पूरा बेंच बैठा हुआ है, तो मैं तो सब्र के साथ इंतजार करना पसंद करूंगी कि जो फैसला आता है। हमने तो बहुत मुश्किल फैसले भी कबूल किए, वक्त आ गया है कि फैसला आ जाए। जी बस आ जाएंगे। परवेज सदीला साहब स्टॉप वॉच लगा ले। जी जी आप फरमाइएगा सर। आज मैं चलता हूँ, चलें इस टॉपिक को जो है आगे निकलते हैं। 190 बिलियन पाउंड का केस जो है वो बड़ा ओपन शट केस है। आप तो बाहर हैं और सिर्फ पाकिस्तानी हैं, और जो 190 मिलियन पाउंड की रकम थी वो जमा कराई गई सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। जो जुर्माना हुआ था जो है वो मियां साकिब निसार साहब की तरफ से बैरिया टाउन को, तो उसमें जो मामलात आगे चल रहे हैं, आज परवेज खट्टर का बयान जो है वो भी कलमबंद कर दिया गया। तो क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इस केस से बच जाएंगे? बहुत शुक्रिया बलोच साहब। पहले तो जरा हल्का सा 30 सेकंड दीजिएगा, मैं आपके पिछले सवाल पे जरूर कमेंट करना चाहूँ। देखिए ये जो सीटों वाला मामला है ना, ये मेरे ख्याल में हमें कौम का वक्त ज़ाया किया गया है, बहुत ज़्यादा अदालत का वक्त ज़ाया किया गया है। एक पूरा लार्जर बेंच बनाकर बड़ा सादा सा केस है। लॉ के मुताबिक जिस जमात ने एक जमात की हैसियत से इलेक्शन ही नहीं लड़ा उसकी क्या बनती हैं, और जिस जमात की सीट पर कोई भी मेंबर कामयाब होकर असेंबली में नहीं पहुंचा क्या उसकी बनती हैं। और फिर ये अदालत में जाने के बजाय उस बंदे को ढूंढें, उस शख्स को ढूंढें, वो तो चार जो पार्टी के अंदर लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस जमात से इत्तेहाद करवाया और जिनको पता था, और आपको पता बैरिस्टर अली जफर साहब बहुत पहले कह चुके थे कि ये सीटें हमारी नहीं बनती, अब जो भी करना है बस वक्त जाया करना है और कौम को एक बत्ती के पीछे लगाना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब इसमें जितने आर्टिकल आप लगा लें, मोटी सी चीज है, मोटी सी बात है, इसमें तो इतनी कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। लेकिन खैर, जिस तरह मेरी बहन ने कहा, हम लोग इसको इंतजार करते हैं और ये चीज अदालतों पर छोड़ देते हैं बजाय कि उस पर ज्यादा डिस्कशन या अपने देने के बाद। देखिए ये जो 180 बिलियन 190 वाला जो है ना जी, वो ये केस है, इस केस से ज्यादा शफाफ और शफाफ मतलब मेरे ख्याल में कोई और करप्शन बाकी भी बहुत है, लेकिन ये इतनी शीशे की तरह चमकती हुई करप्शन की कहानी है। सादा सा केस था, पैसा था हमारे मुल्क के बहुत बड़े जो सरमायाकार है वहां पर पड़ा हुआ था, हुकूमत को मिला, उन्होंने कहा यार ये 2 नंबर पैसा है, 2 नंबर तरीके से आया है, ये हुकूमत पाकिस्तान को वापस करते हैं ताकि वो अपने मुल्क के अवाम की फलाह और बहबूद पर जो वो खर्च करें, वो उनका पैसा है, उन्होंने वापस भेजा। और यहाँ पर आपको पता है कि वो जो कैबिनेट मीटिंग थी उसमें एक बंद लिफाफे में ये कैबिनेट से ये पास करवाया गया, खुला भी नहीं गया, और ये इजाजत भी नहीं थी। नहीं सर, इजाजत ही नहीं थी कि इस लिफाफे को खोल सकें, इजाजत ही नहीं थी कि इसके अंदर से ये पूछ सकें। कोई मेंबर, कोई जो कैबिनेट का वजीर था वो ये गुस्ताखी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये बुशरा बीबी के लिए एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में गिफ्ट पैक हुआ पड़ा था। इधर से ये पैसे जाने थे और उधर से जो है DHL के जरिए रवाना कर देना था कि जाएं जी अलकादर ट्रस्ट, वो उधर से गिफ्ट आना था, क्योंकि आने वाली पूरी जिंदगी यहाँ पर बैठ के आराम से सुकून से एक अपनी यूनिवर्सिटी प्राइवेट बनाएं, उसकी जमीन, उसका खर्चा, उसकी बिल्डिंग, उसको चलाना, उसको सारा उसके अंदर था। और उसके बावजूद इसको क्या, ये मैंने कहा था, नवाज शरीफ ने कहा था, आसिफ अली जरदारी ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा, बिलावल ने, मरियम नवाज, किसने कहा था, किसने इनके मुंह में अल्फाज डाले थे, किसने वो जो हीरे की वो याद है 2 कैरेट वाली, नहीं जी सानू बड़ी गुठी चाहिए, गोगी से कहो कि बड़े वाली दे, तो बाप क्या कह रहा है बेटी से, नहीं फोन करो दुबई से बड़ी मंगवा, मैंने गोगी से ले लिया क्योंकि गोगी ये भी ना खा जाए। वो सारे किस्से कहानियां मौजूद है जनाब, आप पता नहीं इतने
मेरे भाई जो हैं वो भोलेपन से मतलब इसमें हमें आर्टिकल लगा के दिखा के सुना देंगे, लेकिन ऐसा आर्टिकल पूछते हैं इनसे। मलिक साहब बताइए सर, कौन सा आर्टिकल लगता है? देखें, ये जो बातें कर रहे हैं, पहली बात तो 190 मिलियन पाउंड जो भी उसमें से पैसा आया वो सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर हुकूमत के पास आया, कोई किसी फर्द वाहिद के पास, खास तौर पे बानी चेयरमैन या उनकी बेगम के पास अकाउंट में गया ना सर, जो किसी के पर्सनल अकाउंट में देखिए ना, नहीं जो फाइन था, असल में तो जो फाइन था ना उसको पे किया गया ना जी, उसको किया गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पैसा नहीं आया, वो पैसा किसी कोई इमरान खान के अकाउंट में तो कोई पैसा नहीं आया ना जी, वो बीबी के कोई नहीं आया। और आप बात कर रहे हैं अल-कादिर ट्रस्ट की, ये कह रहे हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पहली चीज़ तो ये कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। अल-कादिर ट्रस्ट जो है एक पब्लिक ट्रस्ट है, वक्फ है, उसके वो ट्रस्टीज़ है, उनको वो ज़िंदगी में उसको बेच के या ट्रस्ट क्लोज करके उससे कुछ ले भी नहीं सकते, ठीक है, मतलब उससे कोई डायरेक्ट फ़ायदा अपनी जेब के लिए वो नहीं उठा सकते। अगर किसी ने वो अल-कादिर ट्रस्ट की डॉक्यूमेंट्स देखी हैं, वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो देख लें, वो पढ़ लें, तो उसमें कोई साबित करना कि किसी ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए किसी चीज़ को वो उसमें लेके आए हैं, ये बिल्कुल चीज़ है ही नहीं। अब बात यह है कि ये क्या कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती थी, मैं उस काबीना का हिस्सा नहीं था, यकीनन शायद बेहतर हो सकती थी। वो कह रहे हैं कि कागज़ नहीं खोला गया, वही वजारत कानून है जो उस वक़्त थी, वही अफसरान हैं जो आज हैं, पूछ लें कि किस बुनियाद पे वहाँ पे ओपिनियन दिया गया कि नहीं खोलना चाहिए, किसी ने दिया होगा ना ओपिनियन। जो आज परवेज़ खट्टक का बयान है ना, वो यही कह रहे हैं, लोग दे रहे हैं इस बात पर। नहीं, अब ये उन्होंने परवेज़ खट्टक साहब उन्होंने कहा है कि हमने एतराज़ किया कि जी दिखाएं से ये मामला क्या है, लेकिन हमें वो जैसे वो कह रहे हैं कि इजाज़त नहीं थी कि वो खोला। देखें लेकिन अब परवेज़ खट्टक साहब की गवाही की ऐसा इस वक्त क्या वक़्त है, वो तो सरेआम पहले ही एक प्रेस टॉक करके वो दूसरी तरफ चले गए। एक पार्टी ने उन्हें वज़ीर आला बनाया है एक सूबे का, इतने बड़े का, उन्होंने वो वज़ारत आला इंजॉय की, फिर उन्होंने वज़ारत दिफा इंजॉय की। तो अब उसके बाद जब क्लियरली पता है कि वो तो एक शख्स के मुखालिफ चल रहे हैं, अब वो आके एक बयान रिकॉर्ड करा देंगे तो उसकी क्या वक़्त। ठीक है, वफाकी काबीना में उस वक़्त के और लोग आके वो क्या बात करते हैं, वो क्या चीज़ें रखते हैं, वो सामने देखनी पड़ेंगी। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि जी अगर इतनी कोई बात है तो इन सारी चीज़ों को आपको लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए। ये जो अभी हम पहले बात कर रहे थे रिजर्व सीट के केस की, उस पर हम दलाइल के ऊपर क्यों बात कर सकते हैं, क्योंकि वो सब पब्लिक ने देखी है, मतलब उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि क्या है, मैंने जो बात की है वो मैंने कर दी है। लेकिन ठीक है, दोनों से मैं एग्री करता हूँ कि शायद आज रात तक ही फैसला आ जाए या कल आ जाए, फैसले का इंतज़ार कर लेते हैं, ठीक। लेकिन इन मामलात को जिनके ऊपर इतनी बहस हो रही है, टॉक शोज़ पे रात दिन बात हो रही है, वो अब इद्दत के केस में कल क्या तमाशे लगे हैं वो भी आपके सामने हैं, तो अब इनको लाइव टेलीकास्ट कर दें, सारी अवाम देख लेगी कि क्या बात हो रही है, क्या बयानात आ रहे हैं, क्या रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर ये क्या सराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। अभी ये एक नैरेटिव बना दिया गया है कि जी इन्होंने कोई, जिस तरह इन्होंने अभी कहा कि जी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो कोई सुन रहा होगा उसको तो यही लगेगा अल-कादिर यूनिवर्सिटी शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बुशरा बीबी की, और कल को वो उसको बेच के कुछ आगे चली जाएंगी या कुछ और कर सकते हैं, ऐसी चीज़ है ही नहीं। अल-कादिर एक ट्रस्ट है, एक पब्लिक ट्रस्ट है, जिससे वो ज़ाती तौर पे जो ट्रस्टीज़ हैं वो कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, उस ट्रस्ट डीड में लिखा है। चलें सर आगे बढ़ते हैं, ब्रेक ले लें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सर कमरान साहब आप बताइए, 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो अभी इद्दत में निकाह केस का जो है वो भी बात कर रहे थे मलिक साहब, तो अगर ये फैसला फ़र्ज़ करें तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब को रिलीफ मिलता है और बुशरा बीबी को, तो बाकी केसेस में जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस है, बाकी ट्वीट केस है, सानिया 9 मई के केसेस वगैरह जो हैं, तो रिहा हो जाएंगे अगर इसमें बरी होते हैं तो? मैं तो ये सोच रही हूँ जब से कि यानी हम किस चीज़ को डिफेंड करते हैं, यानी कहीं पर हमने अपनी सियासी पसंद नापसंद के ऊपर तमाम असूल जो हैं वो सेक्रीफाइस कर दिए हैं। ऐसे तो अदालतों से दहशतगर्द भी रिहा हो जाते हैं, ऐसे तो मैं किसी को दहशतगर्द नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि देखें हमें ये देखना होगा कि किसकी इंटेंशन क्या थी। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे रही, मगर मैं ये कह रही हूँ कि इट्स नॉट एक आप इसको अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं देख रहे, आपकी इंटेंशन गलत थी, आपने गलत इंटेंशन से एक लेटर बंद उस पर साइन करवाया एक समरी पे, और वो जुर्माना
जो कि मलिक रियाज को अदा करना था, उस जुर्माने के की वो रकम जो है उस अकाउंट में दे दी। तो एक तरीके से उसने कंपनसेट किया। उसके बाद मैं इस बात की भी हक में नहीं कि किसी की वीडियो रिकॉर्ड हो या ऑडियो रिकॉर्ड हो, लेकिन जो सरफेस हुई है उससे तो लगता है कि इट वाज अ वेरी प्लान, एक पूरा एक प्लान था। अब वो एक ट्रस्ट है, ट्रस्टी कौन है, उनको क्या फ़ायदा होगा, या उनका वो उनके सामने ऑब्जेक्टिव क्या था। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगी, हमें गलत को गलत और सही को सही समझना होगा, अपनी जो है सियासी वाबस्तगी से बालातर होके, अगर हम इस मुल्क को वाकई आगे लेके जाना चाहते हैं। बाकी ये तो अदालतों ने रिलीफ देना है, अदालतें जो है वो रिलीफ दे भी देती हैं, नहीं भी देती हैं। जो जजेस वहाँ बैठे हैं उनका विजडम क्या कहता है, वो किस तरीके से केस को देखते हैं, क्या पहलू होते हैं। वकील साहब जो है वो ज़्यादा बेहतर बारीकियाँ जानते होंगे। मैं ये तो एक साफ बात समझती हूँ कि जहाँ पर गलती हुई है उस गलती को एक दफ़ा तो वो ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन बना लें, अपनी अपनी गलतियों को तस्लीम कर लें। हर एक को चोर चोर कहने से और अपनी चोरी छुपाने से मामला दुरुस्त नहीं होंगे। देखिए मैं मुझे इतना अफसोस हुआ आज कॉलिंग अटेंशन था मेरा एक बहुत अहम इशू के ऊपर कि जो है 10 लाख नर्सों की 1 मिलियन नर्सों की कमी है मुल्क के अंदर। हेल्थ सर्विसेज इम्पैक्ट हो रही हैं। 40,000 डॉक्टर्स जो हैं वो क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं रजिस्टर्ड होके। तो उसके में क्या सुनाई, क्या हम क्या बात कर रहे हैं वहाँ पे, चोर 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 चोर। कौन है चोर? अपने अपने गरेबानों में झांके, अपने अपने चोर ढूंढने, अपने अपने चोरों को हथकड़ी लगाएं। मगर ये जो जिस तरीके से आवाम का पैसा, आवाम का वक्त और जो अपने फराइज को ज़ाया करते हैं वो ना करें। ये बहुत तकलीफ दे बात है। चलें परवेज साहब, सैर कामरान कह रही हैं कि बातचीत होनी चाहिए, अपनी अपनी जो चीज़ें वो ठीक होनी चाहिए, तो मुज़ाकरात की बात भी तो चल रही है सर। चलें 190 मिलियन पाउंड केस का क्या फैसला आता है, इधर निकाह केस का क्या फैसला आता है, इसे हटके जो है तो जब मामला होगा सारी पार्टियां चोर हैं तो बातचीत फिर कैसे होगी सर? सर देखिए ये बड़ी खूब, अभी जो बात कर रही थी ना बहन मेरी, कह रही थी कि 10,000 नर्सें और 50,000 40,000 डॉक्टर, 10 लाख नारे लगा रहे हैं। 1 मिलियन। अच्छा जी, हाँ जी 1 मिलियन। अब अंदाजा करें उनमें से जो नारे लगा रहे होंगे ना, उनमें से आधे जो है इमरान खान साहब के दौर में बेरोजगार हुए होंगे, लेकिन फिर भी इश्क उन्हीं का चढ़ा हुआ है और चोर उन्हीं को कह रहे हैं जिनके दौर में वो भर्ती हुए होंगे या वो भर्ती किए जाएंगे, उन्हीं को चोर कह रहे हैं। ये वो कल्चर है जो परवान चढ़ाया है इमरान खान साहब ने पिछले जो भी उनको 5, 7, 10 साल का जो मौका मिला है, तो उसमें जाकर चीज़ें जो हैं वो ठीक होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब की यही जो पिछली रवायत चलती रही है ना, इसीलिए कि अब देखें मुज़ाकरात किससे होंगे, कौन मुज़ाकरात करेगा। खान साहब तरले कर रहे हैं, खान साहब मिन्नतें कर रहे हैं, खान साहब पैगाम पे पैगाम भेज रहे हैं। आपको पता है अलवी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने बाजवा साहब के साथ ज़रा जोर लगाया, फिर उसके बाद हाफिज आसम मरीर साहब आए, उनके साथ जोर लगाया कि हमें मिल लें, हमजरी को बात सुन लें। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, वो अभी मैं रिसेंटली सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि हमारी एक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक लड़की है जी, वो जेल में है, सनम जवेद नाम से, कि वो बच्ची जब निकाल रही थी ना उनके ज़ाहिर को या उनकी के लोगों को कि ये हमारी तनहाओं पर, अब वो जो लफ्ज बोल रही थी वो यहाँ पे बोलना नहीं चाहता। जी जी देखिए ये सारा कुछ जो किया गया इनसे करवाया गया है, माफी दिलवाना या मुज़ाकरात करना। अब एंड पे जाके किसने माफ करना है, एंड पे जाके किसने मुज़ाकरात करना। और खान साहब तो किसी जगह पे ये चीज करने नहीं चाहते। खान साहब क्या मुज़ाकरात करना चाहते हैं? मलिक साहब बैठे में इनसे पूछें कि क्या, हाँ मलिक साहब जिस तरह मतलब के पढ़े लिखे इंसान है, अब बड़ी अच्छी बात भी कर रहे हैं, हो सकता है ये इस बात की हमायत करें कि मुज़ाकरात करने चाहिए, ये भी कहें कि सियासतदानों के आपस में मिलजुल कर बैठना चाहिए। मुश्किल हालात से मुल्क को निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे सियासतदानों को ही बैठना पड़ेगा। और जब बेनज़ीर साहिबा और नवाज शरीफ साहब लंदन में इकट्ठे बैठ गए थे तो आपको पता ही क्या हुआ था, किन को तकलीफ हुई, क्या मसले मसाइल हुए, और वो कितना एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट था। तो खान साहब से मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए, करने चाहिए, लेकिन क्या खान साहब मुज़ाकरात करेंगे? क्या खान साहब उस रवश पे आएंगे जिस रवश पे चलकर पाकिस्तान आगे जा सकता है? क्या वो एक सियासतदानों वाला जहन दिमाग बना सकेंगे? लेकिन उनके जहन दिमाग में तो एक ही बात है, सबको उड़ा दें, सबको मैंने आते ही 5 बंदों को तो लटका देना, 5 बंदों को तो मैंने नहीं छोड़ना। ये तो उनका आज भी कह रहे हैं। ये जो यूएसबी दिखाई गई है जज साहब को, जो जमानते पे जमानतें दे रहे थे, उसमें सब कुछ मेरे ख्याल में यही कुछ होगा कि जो अंदर बैठ कर भी, और वो जो गुट्टो सीयू जब वो अदालत में तशरीफ लाए थे एक आध दिन की ब्रेक के बाद,
जिनके मेहमान थे, वहां पर जो रिकॉर्डिंग है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है ना जो नहीं होनी चाहिए, आप लोग कह रहे हैं, लेकिन उनको देखते हुए किसी जगह पे लगता नहीं है कि खान साहब किसी से मुज़ाकरात कामयाब कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर कर ले, अगर खान साहब मुज़ाकरात कर ले, खान साहब अपने बाकी तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर बैठे। अब ये देखें, पिछले दिनों उन्होंने एक दूसरी पार्टी के लीडर को आगे लगाया कि आप जाएं जी मुज़ाकरात करें, और पीछे से 2 लोगों से कह दियो जी नहीं हमने नहीं कहा मुज़ाकरात करने हैं। तो कौन मुज़ाकरात करेगा इनसे? एक कमेंट में करना चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ पस्ती की इस हद तक हम गिर चुके हैं कि कल कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो मस्ती खेल साहब, जिनको इसलिए सस्पेंड किया गया था कि उन्होंने इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू की थी, ठीक है, और वो जब कल तशरीफ लाए हैं तो क्या थम्बिंग वेलकम था उनका, और किस फख्र से वो बात कर रहे थे। उनको एक दफ़ा उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोग मेरी बहनें बैठी हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने एक गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मैं कहता हूँ कि हम जो है वो अपनी सियासी इख्तलाफात में पस्ती की उस दलदल में गिर चुके हैं। बाकी इमरान खान साहब, मैं नहीं समझती कि वो किसी भी तरीके से अपनी जमात में या पार्लियामान में या मुल्क में इस्तेकाम देखना चाहते हैं। उनकी सियासत जो है वो है इसी बुनियाद पे खड़ी कि मुल्क के अंदर इंतशार रहे, जमात के अंदर इंतशार रहे, उनकी गैर मौजूदगी में कोई जो है वो ताकत ना पकड़ ले। बस ये सारी एक स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर जो भी मिल के आता है वो कहता है मुझे खान साहब ने ये कहा है। जी बिल्कुल, उनको वो कहते हैं सुबह जो शख्स ये कह रहा होता है कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे, शाम को कहते हैं हमको मुज़ाकरात की बात हो रही है सर, तो क्यों मुज़ाकरात? तो सियासी जो है वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है, सियासतदान करते हैं मुज़ाकरात। देखें, मैं तो बतौर वकील, ज़ाहिर है मेरी मुलाकात होती रहती है अडियाला में खान साहब से, तो 2 बातें मुझे हैं कि उनकी क्लियर हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जी बातचीत हो सकती है, 2 चीज़ों के ऊपर बात करनी है पहले, लेकिन ठीक है, वो ये है कि जो बेगुनाह कैदी हैं हमारे, ठीक है, पार्टी के वर्कर्स हैं, उनकी रिहाई। कि देखें 9 मई का जहाँ कोई गुनहगार है आप उसको सज़ा दें, लेकिन हज़ारों बंदों के ऊपर केसेस, एक ही बंदे के ऊपर 6-6 शहरों में केसेस बने हुए हैं जहाँ मतलब पॉसिबल ही नहीं है कुछ। दूसरा ये कि स्टोलन मैंडेट के ऊपर बात करें। इलेक्शन पिटिशन, पहले इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया, अब वो ट्रिब्यूनल्स के लिए कभी ये एक ऑर्डिनेंस ले आते हैं, कभी लॉ बनाने की कोशिश करते हैं कि रिटायर्ड जजेस सुन सकें। उन वजूहात की वजह से ये मामला लटक रहे हैं। जहाँ तक बात करने की बात है, देखें एक चीज़ क्लियर रही है और हमने ये चीज़ देखी है अमली तौर पर भी, कि उन्होंने कहा है कि हमने पार्लियामान का हिस्सा बनना है, पार्लियामान का हिस्सा बन के चलना है। पार्लियामान का जो फ्लोर है, जिस तरह सेनेटर साहिबा जानती हैं कि वो फ्लोर के ऊपर तो तकरीरें होती हैं सिर्फ, पार्लियामान का असल काम उसकी स्टैंडिंग कमेटीज़ में होता है। मैंने आपके शो पे पहले भी ये बात की कि उन कमेटीज़ को फ़ाल करने की ज़रूरत थी। इन्होंने बजट जो है वो बजट सेशन के दौरान जाके फाइनेंस कमेटी फाइनली की है। अब इन्होंने स्टैंडिंग कमेटीज़ बना तो दी हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं उनकी मीटिंग शुरू हुई हैं कि नहीं हुई। अब उन पे देखें, उनमें हमारे लोग भी बैठे हैं, उनकी चेयरमैनशिप भी ले रहे हैं, उनमें मौजूद भी हैं। हमारे जो इलेक्शन पिटिशन में हमारे मुखालिफ वहाँ पे पहुँचे हुए हैं फॉर्म 47 पे, वो और हमारे मेंबरान एक कमेटी का हिस्सा हैं। अब वो मुख्तलिफ इश्यूज़ पे वो कमेटीज़ नेशनल सिक्योरिटी से लेके इकोनॉमिक से लेके एग्रीकल्चर के ऊपर, IT के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होंगी। तो जो माहौल है मुज़ाकरात का या बातचीत का, तो वो तो इसी तरह क्रिएट होगा। तो इन्होंने उसके ऊपर इतने महीने साहब जो है वो तकरीर फरमाते हैं। देखिए बातचीत रोज होती है, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग होती हैं, बिल्कुल हो रही हैं। लेकिन देखिए बात ये है कि हमें भी बहुत सी बातों पर एतराज़ था कि बजट बनाते हुए पीपल्स पार्टी को नहीं लिया गया एतबार में, हमसे मुशावरत नहीं की गई। मैंने अपनी बजट तकरीर में खुद कहा कि रेवेन्यू का हदफ 40% जो है गैर हकीकी है। महंगाई का जो इन्फ्लेशन का जो 12% कहा गया है शरह रहेगी, वो भी गैर हकीकी है। फ़ौरन तो बिजली बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, तो वो महंगाई तो ऐसी है कि क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, उसका असर सब पे आ रहा है। लेकिन असल चीज़ है कि क्या सियासी इख्तलाफात पे जमहूरियत को और पार्लियामान को कुर्बान कर दिया जाए? नहीं, जो लोग पार्लियामान में बैठे यकीन करें वो सब चाहते हैं कि उनको इंसेंटिव्स मिले। जब वो बाइकआउट करके या इस्तीफे देके बाहर गए थे तब भी इंसेंटिव्स दिए थे, अब भी वो चाहते हैं कि उनको कोई रोल मिले। लेकिन जब वो पार्लियामान में आते फिर उन्होंने जो है ना उनको ब्रेक ले लेते हैं, फिर मिलते हैं, ब्रेक के बाद फिर दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। परवेज़ संदेला साहब, आज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने एक नैब तरमीम केस में अपना जवाब जमा कराया है और उन्होंने इस्तदा की है चीज़ों से पाकिस्तान से
कि वो हमारे केसेस से अलग हो जाएं, एक बार फिर जो है जैसे पहले भी तहरीक इंसाफ बार बार कहती रही है कि जी काजी फाइज़ साहब जो है हमारे केसेस से अलग हो जाएं, आज फिर इस जवाब में कहा गया कि आप हमारे केसेस से अलग हो जाएं। एक तो रिलीफ भी जो है वो अदालतों से ही लेना है, अदालतों के पास ही जाना है, और चाहे छोटी अदालतें हों, चाहे बड़ी अदालतें हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, और अदम एतमाद भी जब अगर आपको कोई रिलीफ ना मिल रहा हो तो फिर अदम एतमाद भी करना है सर। देखिए बलोच साहब, मुझे तो ये भी डर था कि वो कहीं इमरान खान साहब दरखास्त में ये भी ना लिख दें कि तैमूर साहब बड़े अच्छे वकील हैं, जज भी इन्हीं को लगा दें, फैसले भी यही कर लें, या किसी दूसरे हमारे दोस्त का नाम लिख के भेज देते। वो खान साहब हैं, देखिए लाडलेपन की बड़ी पुरानी आदत है उनको। क्या इससे पहले कभी आपने सुना था नवाज शरीफ ने खत लिखा हो कि साकिब निसार साहब, हालांकि साकिब निसार साहब जो कर रहे थे वो कम अज कम जस्टिस काजी फैसला नहीं कर रहे, मेरी बात सुने ना, क्या वो ये कर रहे थे? लेकिन उन्होंने तो वो सारे के सारे लाहौर से 130 से 40 के नजदीक पेशियां भुगती हैं आगे अदालतों में। उन्होंने तो किसी जज के बारे में नहीं कहा, हालांकि उनको नजर था। वो कहते हैं ना कि आखिरी दिनों में जब आखिरी सुनवाई थी तो उन्होंने कहा जी फैसले का तो मुझे पता, मैं तो आपकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहता हूं कि आप फैसला करते वक्त आपकी शक्ल कैसी होती है, आप लगते कैसे हैं, आपके चेहरे के तासरात कैसे हैं। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं कि काजी फैसला सुने भी ना, और जो सुने वो फैसला भी वही दें जो खान साहब वहां से प्रिंट करके अडियाला जेल से भेजें। देखिए ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो फिर वो याद है आपको जेलों के कैदी जिन्होंने पिछले दिनों खत लिखा था कि जो इमरान खान साहब को सहूलतें हैं वही सहूलतें हमें दी जाएं, हमें देसी बकरा भी दिया जाए, राने भी दी जाए, मुर्गी भी दी जाए, और वो डॉक्टर नर्सें भी दी जाए। वो तो कहते हैं कि 10 साल में जी वो तो कहते हैं कि 10 सेल में है, उनके पास कोई सहूलत नहीं है, एक्सरसाइज मशीन है, डेथ सेल सारी कैदियों को दे दे तो कैदी मेरे ख्याल में खुश हो जाएंगे। जिस डेथ सेल में इमरान खान साहब इस वक्त हैं, वो वाले डेथ सेल सारे के सारे कैदियों को दे दे, वो खुश हो जाएंगे। वो तो कुछ ज्यादा मांग भी नहीं रहे, वो अपने लिए एयर कंडीशन तो नहीं मांग रहे, वो जो कह रहे हैं जो इमरान खान साहब को सहूलतें हैं वही सहूलतें हमें दे दें। अगर देखें उसके बाद अगर उन कैदियों ने खत और लिख दिया कि जनाब हमारे जो जज सुन रहे हैं वो तमाम के जज हटा दिए जाएं और हमारी मर्जी के जज ले दिए जाएं, बल्कि वो किसी अपने बच्चे का नाम लिख दें, अपनी बीवी का लिख दें, कजन का लिख दें, इसको जज लगाएं, ये हमारे फैसले करें, तो फिर आप क्या करेंगे? कानून तो फिर वो सिर्फ सर मरवत वाली बात है, बढ़ गया ना सर, ऐसे तो नहीं चलेगा ना सर। लेकिन ये काजी फैसले इतना खौफजदा क्यों है? हालांकि असल में प्रॉब्लम पता है क्या, इमरान खान साहब के दिल में एक शक है। वो कहते हैं ना कि जिसने चोरी की हो उसके हल्का सा दिल में दिमाग में बात होती है। इमरान खान साहब और हाफिज आसम मुनीर साहब, ये दोनों इमरान खान साहब के डसे हुए हैं एक्चुअली। तो उनको लगता यह है कि ये जो पुरानी रंजिश है, या वो बदला लेना चाहते हैं जब उनको डीजी ISI के हटाया गया था, या इनके खिलाफ जो रेफरेंस इनके दौरे हुकूमत में काजी साहब के आया। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप वकील हैं जी, आप वकील हैं। पहले भी हमने देखा कि PDM दौर में जो है उमर बंदयाल साहब से पूरी हुकूमत जो है कहती रही कि आप हमारे केस से अलग हो जाएं, आपको जो है नहीं हुए। तो अब जबकि खान साहब फरमा रहे हैं कि जो है वो आप अलग हो जाएं, तो क्या सिनेरियो बन सकता है कि जो है वो चीफ साहब अलग हो जाएं, या बाकी जो उनके जो मर्जी के जज हैं वो केस सुने? चीफ साहब के पास 16 और जजेस हैं केसेस सुनने के लिए, और चीफ साहब से मुतालिक ये खैर शायद चीज़ खान साहब ने पहले भी की, वो वकला के मशवरे के ऊपर उन्होंने शायद कायदीन के मशवरे के ऊपर ये नो कॉन्फिडेंस का नहीं दिया पहले। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये मौजूदा चीफ जस्टिस की जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, तब उन्होंने दरख्वास्तें दी हुई हैं। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें ये बात आई हुई है कि ये ना सुने केसेस, तो उसके बाद जाहिर है चीफ जस्टिस की सवाबदीद रही है। अब तो खैर एक कमेटी है जो बेंच फॉर्मेशन करती है, उसको लीड यही करते हैं। असूली बात तो यही है कि जस्टिस शुड नॉट जस्ट बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन जी। तो अगर जो पहले होता रहा वैसे ऐसे तो साकिब निसार साहब के दौर में ऐसे ही होता रहा, कितने सुनहरी हरूफ में वो दौर याद किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो इनको ये चाहिए, अब इनके चंद महीने रह गए हैं, तो बिल्कुल जो भी इंसाफ है, सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस भी उतने ही काबिल, उतने ही काबिल एहतराम हैं जितने एक चीफ जस्टिस हैं। ये फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल वाली बात है। सब जजेस सुप्रीम कोर्ट की बाकी जुडिशल पावर्स इतनी ही हैं, तो कोई भी और जजेस वो केस सुन सकते हैं और उन पे मुकदमात को आगे चला सकते हैं उससे। लेकिन यकीनन कौम को और जो इस केस में कंप्लेनेंट हैं इमरान खान साहब, उनको अगर थोड़ा सा उसमें हौसला मिलता है कि उनको एतमाद नहीं है कि इंसाफ किसी एक पर्टिकुलर जज से मिलेगा। और देखें उस ख़त में या किसी और बात में भी ये कहीं बात नहीं हो रही कि मेरे केस ये जज सुने या वो जज सुने,
ये सिर्फ एक फ़र्द वाहिद के ऊपर एक बात है, तो असूली तौर पर उनको लगता है। इसलिए शायद कि कारी फैसल साहब जो है तहरीक इंसाफ के दौर में कभी कहीं पेश हो रहे थे, कभी कहीं पे रेफरेंस का सामना कर रहे थे, उनकी बेगम जो है वो पेश होती रही हैं। देखिए बात ये कि मैं समझती हूँ एक चीज़ को तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि काजी साहब फैज़ ने उनकी बेगम ने जिस तरीके से अदालती कार्रवाई का फेस किया और उसके बाद जिस अच्छे तरीके से वो आज अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। लंबी बहस है लेकिन फिर किसी वक्त इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी की है कि अगर हम USA पैट्रियट एक्ट देखें, अगर हम बरतानिया का जो है वो इंटेलिजेंस नेटवर्क देखें, अगर हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया का देखें, तो पता चलता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम करती हैं, तभी जो है वो मुल्क में अमन होता है और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।